दोस्तों ब्राजील में COP30 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो मीटिंग हो रही है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी ये जो 30वीं मीटिंग हो रही है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं, सोवरेन कंट्रीज हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई NGOs हैं, ये मिलकर के पार्ट यहाँ पर लेते हैं। तो अब क्या है कि इंडिया ने अपना एक क्लियर मैसेज दे दिया है। वैसे हमेशा से आपने देखा होगा कि इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता रहा है कि भाई जो भी विक्टिम्स हैं, फिर चाहे वो कॉलोनियल पीरियड की बात करें या फिर जिस तरीके से आज के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एमिशंस किए हैं, तो उन एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की मार जो पड़ रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, या फिर जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, या फिर यूं कहें कि जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनको। तो इस परिस्थिति में अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज ये कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर के क्लाइमेट चेंज के इस मैनेज को टैकल करें। लेकिन इंडिया साफ साफ ये बात कह रहा है कि देखो, जिस तरीके का आप लोगों का रोल रहा है क्लाइमेट चेंज में, उस रोल के अकॉर्डिंग ही आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए। अब देखो, इन बातों पे इंडिया और चाइना मोर और लेस एक ही स्टैंड पे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे अमेरिका जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में आगे बढ़ता है, तो देखो वो तो विड्रॉ पहले भी कर चुका था, फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनता है तब उसके बाद में अमेरिका की री एंट्री होती है UNFCCC की इन मीटिंग्स में। अब वापस से डोनाल्ड ट्रंप के आते ही मोर और लेस अमेरिका ने इस बात को हाशिए पे डाल दी है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई रियलिटी नहीं है, हम इसमें कहीं एंगेज नहीं करने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ अब यूरोप की तरफ से भी दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग भी अभी के टाइम पे इतना ज्यादा इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के इंडिया ने एक तो ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के जो यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज ग्रुपिंग हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मान के चलो कि उस वैक्यूम को फिल करेगा फिर चाइना, और चाइना फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेगा, जो कि एक तरीके से जो कहते हैं ना कि वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो वीकर कंट्रीज हैं, उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो इंडिया को यहां पर अपनी तरफ से एक क्लियर स्टैंड देना एक बन रही थी बात, और वो चीज इंडिया ने की है। देखो, यहां पर हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये जो बेलियम जो है, ब्राजील की सिटी जो कि अमेजन फॉरेस्ट के बिल्कुल हार्ट में लोकेटेड है, वहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो इस मीटिंग के दौरान किन बातों पर तो ब्राजील ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट्स किए हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है, कौन इंडियन डेलीगेशन को लीड करने वाला है, और इंडिया ने अभी तक क्या चीज अचीव की है। वैसे आपको बता दूं कि COP30 2025 है ना, ये आप देखो कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, उसके 10 साल बाद का एक तरीके से रिव्यू चेक का ये एक इवेंट है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट के दौरान जो बातें हुई थी, क्या वो हमने पिछले एक दशक में अचीव किया है या नहीं, समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। तो बात कुछ ऐसी है कि आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन और यूएस को एक लीड रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है, आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हो तो वहां पर चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस कौन दे? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है एक तरीके से एनवायरमेंट को, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो यहां इंडिया साफ साफ कह रहा है कि आप लोग जो मेन डिसरप्टर्स हो, वो पीछे क्यों हट रहे हो? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिला है, तो आपकी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मान के चलो कि चाइना इस स्पेस को ऑक्यूपाई करके अपने हिसाब से रन कराएगा। ये हमारे एक कह सकते हैं कि फॉर्मर लीड नेगोशिएटर रहे हैं UNFCCC के अंदर, नाम है मंजीव सिंह पुरी। इनके अलावा एक और पुरी जी के द्वारा एक और बात कही गई कि ग्लोबल साउथ बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। आज एक लीडर की जरूरत है इन कंट्रीज को, जो इनकी बात को कह सके और इनके हक को उनको दिला सके। लेकिन अभी की टाइम पे जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज ही भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका का तो आपको पता ही है कि वो पार्टी ही नहीं ले रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में। अब देखो, ज्यादा जो डिपेंडेंसी आ गई है ना, वो एक तरफ तो चाइना पर है। अब चाइना का आपको पता है कि वो किस तरीके से बाकी कंट्रीज की वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज का अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज करता है। तो ऐसे में इंडिया अपनी तरफ से एक स्ट्रांग बात रखता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इंडिया ग्लोबल नॉर्थ वाले जो कंट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनसे सीधा पहले भी डिमांड कर चुका है और आगे भी करता रहेगा
कि आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने असली डेंट दिया है इस पूरे एनवायरमेंट को, जिसका खामियाजा आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के तौर पर जो वीकर कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप खुद देखो कि जो कॉप 29 हुआ था ना, अजरबैजान की सिटी है बाकू, है ना, वहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तो बोला वहां पर भी आप लोगों ने बातें ही की थी और अभी भी आप बातें ही करते चले जा रहे हो। तो ऐसे में ये एक देखो अपने आप में एक ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसको लेकर के बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो टारगेट लिए जाते हैं ना, वो टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। तो ये समय आ चुका है कि भाई यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी प्रोमिसेस है ना, उनको एक तरीके से कन्वर्ट करना होगा एक अडेप्टेशन में और एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड को बनाने में। ये चीजें यहां पर इंडिया के स्टैंड को साफ साफ दिखाती हैं। अब देखो हम थोड़ा यहां पर समझते हैं कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के क्या मायने हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन में हमारा जो डेलीगेशन जाएगा ना, उसका पार्टिसिपेशन होगा 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, है ना, 17 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में ये जो मीटिंग है इसका टोटल टेन्योर तो है 10 ऑफ नवंबर से 21 ऑफ नवंबर, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो फेज है 10 से लेकर के 16 तारीख तक का, इस फेज को लीड करेंगे हमारे जो ब्राजील में एम्बेसडर है ना हमारे, वो, और उनकी तरफ से ये बातें ऑलरेडी अपनी तरफ से हाईलाइट कर दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है ऐसा कि जब आप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के 10 साल को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जहां पर हमने ये प्रोमिसेस किए थे, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेशन दिया था कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना और कोशिश करनी है कि वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर रह जाए एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो कि 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के कंपैरिजन में। लेकिन अभी देखा जाए तो ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है ना, ये तो 2030 से पहले पहले ही एक तरीके से ओवरशूट हो जाएगा। अब टारगेट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये हो पाएगा? अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स को उठा करके देखें, जैसे आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उनकी रिपोर्ट्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातचीत हुई है, इसका फायदा क्या है। पहले तो यह डर था कि भाई 3 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर बढ़ सकता है, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड ये कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और कुछ सीरियस कंट्रीज लाइक इंडिया जो कि अपने लेवल पे कदम भी उठा रहे हैं, एग्जीक्यूशंस भी दिख रहे हैं उनके, जो कमिटमेंट्स थे उनके, तो उसका आउटकम ये है कि वो 3.5 से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपका ये जो पूरा टारगेट है वो आ चुका। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। इंडिया अपनी तरफ से अपनी क्लाइमेट स्टोरी लेकर के जा रहा है। इंडिया का अपना खुद का टारगेट है कि भाई हमारा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसके अंदर हम ज्यादा भी नहीं तो 50% हम कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, और ये लगभग अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम मोर देन 40% तो अभी तक अचीव कर चुके हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का जो टारगेट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से। अब देखो इस मीटिंग की थोड़ी सी और बात करें डिटेल में, तो एक तो हमें ये देखने की जरूरत है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को आप रिव्यू करने वाले हो, तो उस टाइम पर आपने क्या देखा था कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में हुआ तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की बात हुई, ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करने की बात हुई, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात हुई, जो कि 2009 से उससे पहले भी आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल जो था 1997 का, तब से एग्रीमेंट्स होते चले आ रहे हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। भाई सीधी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज आज अगर कुछ नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, कहीं फ्लड्स, कहीं पर ड्रॉट्स, कहीं पर बहुत गजब के साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो बहुत प्रॉपर्टी और जान माल का नुकसान हो रहा है, तो वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? सीधी बात है, जिन्होंने वो बिगाड़ा है पूरे एनवायरमेंट को। तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेकर के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में फिर से बात हुई। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बोला ही था, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने की कोशिश है, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जा सकता है, एक तो उसके लिए फाइनेंस दिया जाए जिससे कि जो परिवर्तन चेंजेस आ चुके हैं उनकी अडेप्टेशन डेवलप हो सके, और दूसरा मिटिगेशन की कैसे इस क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो उस हद तक हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे जितना कि टारगेट लेकर के चले थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थे,
जिसमें ये कोशिश की गई थी पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि भाई अपने अपने लेवल पर हर एक कंट्री अपने कमिटमेंट्स डिसाइड करेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का कितना उनको कंट्रोल करना है एमिशन को, जिससे कि एक तरीके से क्यूमुलेटिवली पूरे वर्ल्ड में अप्रोच डेवलप की जा सके कि हाँ जी इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। तो उसमें बोला है 1/3 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स को टाइमली अपडेट किया है और उन पर अचीव करने की कोशिश की जा रही है। खैर इसमें इंडिया अपनी तरफ से बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि क्लाइमेट अपने खुद के एग्रीमेंट और कमिटमेंट्स को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, या ये जो मीटिंग्स होती है इनकी अगर बात करें तो ये ब्राजील वाली मीटिंग है ना, इसको होस्ट कर रहा है ब्राजील, राइट। और ब्राजील के प्रेसिडेंट वहां पर लूला डी सिल्वा, वो तो प्रेजेंट होंगे ही। इनके अलावा फिर वहां पर यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस, वो भी प्रेजेंट है। और उन्होंने भी यही कहा है कि बड़ी कंसर्निंग बात है कि हम जो भी टारगेट्स डिसाइड कर रहे हैं वो हमसे अचीव नहीं हो रहे। रही सही में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? एशिया पैसिफिक रीजन को। आप यहां पर देखो कि 1970 से लेकर के 2021 के बीच में अभी तक जितने भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आए हैं उनमें ज्यादा भी नहीं तो $4.3 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। लाइव्स की बात करें तो 9,80,000, ये तो वो डेटा है जो कि रिकॉर्डेड है। बल्कि आप उल्टा देखो कि हमारे जो ये पैसिफिक रीजन में स्मॉल आइलैंड है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, और ये यहां पर डेटा रिकॉर्ड ही प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, तो नुकसान पता नहीं किस स्केल तक का है। तो यहां पर एक बात बोली जा रही है कि बाकू में जो मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान है बाकू COP29 की बात कर रहे हैं हम, और अभी की बात करें बेलियम की तो ये आपकी हो रही है COP30 की। तो इन दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है क्लाइमेट फाइनेंस की। और उसके लिए बात क्या हो रही है कि ज्यादा भी नहीं तो 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अरेंजमेंट किया जाए, जिससे कि जो फाइनेंस गैप है उसको फुलफिल करते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सके। ये आपका फिगर है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप 2009 से उठा करके लगातार जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रखी हैं उनमें आप देखो कि हर बार बोला जाता है कि $100 बिलियन की एक सपोर्ट दी जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, लेकिन वो 100 बिलियन छोड़ करके आप ओवरऑल मतलब क्यूमुलेटिवली देखो तो गिनती के शायद 200 सवा 200 बिलियन डॉलर भी नहीं दे पाए हैं, और अभी तक भी शॉर्टेज चलती चली जा रही है। अगेन वहां पर इंडिया ने अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब देखो यहां पर जो इशू है वो क्या क्या है वो समझते हैं। देखो COP30 की अगर बात करें तो इसको यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन के साथ बोला जा रहा है, बाकू टू बेलियम रोड मैप। इसमें 5R फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने की बात हो रही है। 5R फ्रेमवर्क, वो आर क्या क्या है? देखो पहला आर है दैट इज रिप्लेनिशिंग। सीधी बात है कि पैसा जो चाहिए, जो फंडिंग चाहिए वो प्रॉपरली समय के साथ में दी जाए, जो ग्रांट्स हैं वो एकदम अप्रोप्रिएटली डिलीवर किए जाए। नंबर 2 रीबैलेंसिंग। सेकंड आर क्या है? रीबैलेंसिंग, कि भाई फिस्कल स्पेस, आपको पता है कि छोटे जो कंट्रीज हैं या फिर जिनकी इकोनॉमीज कम है, छोटी हैं, तो उनके पास में इतना ज्यादा रेजिलियंस नहीं होता है कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ भी उनकी इकोनॉमी में डेंट आ रहा है उसको वो रिकवर कर सकें। तो उनको प्रॉपरली सपोर्ट दिया जाए, उनको डेट में रिलीफ दी जाए, ऐसा नहीं कर्जे पे कर्जे में दबाते चले जाएं। थर्ड जो आर है दैट इज रिलेटेड टू रीचैनलिंग। रीचैनलिंग स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनेंस। भाई सीधी बात है कि सारे काम गवर्नमेंट करे ये जरूरी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो एंटिटीज हैं उनको आगे लाया जाए, जिससे कि जो ग्रीन क्लाइमेट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर हम कहें ग्रीन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए। फोर्थ आर है दैट इज रिलेटेड टू रीवैम्पिंग। रीवैम्पिंग की बात करें तो भाई कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, नए इनोवेशंस या टेक्नोलॉजीज का इंडक्शन किया जाए, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली अचीव की जा सके। एंड देन नंबर 5 इज रीशेपिंग, जिसमें ये कोशिश है कि फेयर फाइनेंशिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा सके। फेयर फाइनेंसिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे कि एक क्लाइमेट जस्टिस आप इंश्योर कर सको कि जो मेन कल्प्रिट है उनको पे करना होगा और जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट मिले। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को ध्यान रखते हुए ब्राजील ने भी देखो इनिशिएटिव्स लिए अपनी तरफ से। ब्राजील का ये जो COP30 है ना, इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFF। इस फैसिलिटी को आप यूं मानो कि पहले आप अपने देश के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस करो, दैट मींस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करो, अच्छे रिजल्ट्स दो, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और वो रिवॉर्ड्स इस फंड फैसिलिटी से निकलेंगे। और इस फंड फैसिलिटी की अगर हम फिगर की बात करें
तो दिस विल बी अराउंड 125 बिलियन डॉलर्स, इतने अमाउंट का ये फंड बनाया जा रहा है जहां पर परफॉर्म करो और अपने अपने हक के लिए डिमांड करो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इंडिजीनस कम्युनिटीज का, जो लोकल्स है उनका, और उनके ऊपर ध्यान देने के लिए सीधा ये कह दिया कि जितना भी किसी कंट्री को फंडिंग मिलेगी इस फंड के तहत अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उन कंट्रीज की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जितना भी फंड उस कंट्री को मिल रहा है उनमें से 20% इंडिजिनस कम्युनिटीज को डेडिकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। अब देखो इंडिया के स्टैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंडिया ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। हमने पंचामृत का कॉन्सेप्ट तक लिया हुआ है जहां पर हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल, नेट न्यूट्रल इकोनॉमी बनने का पूरा स्कोप लेकर के चल रहे हैं। बाकी उसके पहले हम देखें तो हमने अभी तक मैंने बताया 40% से ज्यादा हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम अचीव कर रहे हैं, क्योंकि 2030 तक टारगेट है 50%, जो कि आराम से अचीव हो जाएगा। टारगेट हमारा वैसे देखें एब्सोल्यूट फिगर्स में तो 500 गीगावाट तक का हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे 2030 तक। इसके अलावा इनिशिएटिव्स की बात करें तो हमारी तरफ से लाइफ जैसे मिशंस, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के बाद में इंडिया में लॉन्च कर दिया था, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके अलावा हमारा इनिशिएटिव है हाइड्रोजन मिशन, और कई नई चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ हम हमेशा ग्लोबल फाइनेंस में एक कहते ना कि एक पैरिटी लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है, हम हमेशा स्टैंड में रहते हैं कि भाई जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना विक्टिम है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोल बर्निंग या हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनको लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा कहते हैं कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा एमिशन होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर जब बाकू में मीटिंग हुई थी ना COP29, और उसके पहले भी ग्लासगो में इनकी मीटिंग्स में, तब कई बार एक बात उठाई गई थी कि भाई कोल का यूज जो है उसको फेज आउट कर दिया जाए, पर इंडिया ने कहा नहीं, फेज आउट करने का मतलब आप हमारी इकोनॉमीज को फिर से डेवलप होने से रोक रहे हो। आप ऑलरेडी हमें एक्सप्लॉइट कर चुके हो, हम फेज डाउन की तरफ जा सकते हैं जहां पर कोयले पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, लेकिन एकदम से फेज आउट करना, ये बोला हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो इतनी सारी मीटिंग्स, इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो सीधी बात है कि अभी तक 30वीं ये मीटिंग है। शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, जब रियो समिट हुई थी ना, उस टाइम पर रियो अर्थ समिट, उस टाइम पर UNFCCC उसी टाइम पर स्टैब्लिश हुआ था। फिर यह था कि भाई हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जो भी पार्टीज पार्टिसिपेटिंग है उनके बीच में, जिससे कि क्या टारगेट्स है, क्या अचीवमेंट्स हमने लिए हैं, उन पे बातचीत हो सके। तो अब देखा जाए ना तो अभी तक भी कुछ अच्छा आउटकम क्यों नहीं मिल पा रहा, उसके कारण पहला तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो गैप है, या फिर कहें कि वो एक डिवाइड है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एक सबसे बड़ा चैलेंज आजकल के टाइम पे आ रहा है, दैट इज ग्रीन वॉशिंग, कि लोग क्या कहते हैं कि देखो जी हमने क्लाइमेट चेंज के जो कमिटमेंट्स थे हमारे, उनको हम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो केवल कागजी कार्रवाई तक ही बातें रह जाती हैं। रियलिटी में वो केवल और केवल क्लाइमेट को और ज्यादा चेंज करने वाले काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डिसयूनिटी देखने को मिलती है, गैप आ जाते हैं। फिर बाद में वही बात कि किसी भी चीज को अगर एग्जीक्यूट करना चाहो तो पॉलिटिकल एक रेजिलियंस तो होनी जरूरी है ही। अब देखो क्लाइमेट जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जब कभी भी आप देखो तो कौन मेन अक्यूज्ड है, मेन कल्प्रिट कौन है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हमेशा उनके हक को दिलाने की पूरी कोशिश करता रहा है, आप इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक कभी देख लो। तो इंडिया तो कहता है लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, इंक्लूसिव क्लाइमेट ट्रांजिशन होनी चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, और इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीधी बात है पहले उन देशों को पूरा मौका दिया जाए जिससे कि वो अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रांग कर पाए, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़े विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के, और फिर वो मिलकर के फिर सब साथ मिलकर के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फंडिंग, ये प्रॉपरली यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड करवा देनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, तब जाकर के ये पूरा मामला सेटल होगा। तो इंडिया ने देखो अपनी तरफ से सारी चीजें एक एक करके क्लियर कर दी है, मतलब अपना क्लियर स्टैंड दे दिया है। बट आगे अब जैसे ही हमारे जो डेलीगेशन है, मैंने बताया कि पहले तो हमारे जो वहां पर एम्बेसडर डिप्लॉयड हैं ब्राजील में, वो लीड करेंगे हमारे डेलीगेशन को, और वैसे हमारे यहां से डेलीगेशन जो जाएगा उसको लीड कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, नाम है भूपेंद्र यादव जी। तो उनके साथ पूरा ग्रुप जाएगा, वो अपनी तरफ से और अपने स्टैंड को क्लियर करेगा। तो ये है पूरा सिनेरियो।
अब आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 वो कहां पर हुई थी, कमेंट करके बताना और किस साल में हुई थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।